CAA क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कब का है ये? 2019। इसी को आप क्या कहते हैं? भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, अब आइए देखते हैं ये क्या है। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ये वास्तव में जो प्रावधान है ये तीन राष्ट्र के लिए है, तीन राष्ट्र के लिए है और 6 धर्म के लिए है। ठीक है, अब इस तीन राष्ट्र में कौन कौन आता है? एक है बांग्लादेश, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है अफगानिस्तान। और 6 धर्म कौन कौन से आते हैं? 6 धर्म कौन कौन से आते हैं? हाँ, यहां पर मुस्लिम नहीं, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस वाले कॉन्सेप्ट मत चलिएगा। हिंदू मुस्लिम हटा दीजिए, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध। ठीक है, ये 6 धर्म हैं। अब आइए समझते हैं हुआ क्या। इस संशोधन के तहत कहा गया कि जो 3 राष्ट्र हैं, 3 राष्ट्र, इन 3 राष्ट्र के 6 धर्म के जो लोग हैं जो पीछे उल्लेख किए हैं, ये क्या हैं? इन राष्ट्रों में अल्प संख्यक हैं। और ये तीनों राष्ट्र कैसे हैं? मुस्लिम राष्ट्र हैं, मुस्लिम राष्ट्र हैं। और ऐसे में क्या है, ये जो अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र तो मुस्लिम क्या है? बहुसंख्यक हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है? इनके साथ अत्याचार हो रहा है या शोषण हो रहा है या इनके मानवीय हितों का हनन हो रहा है। ऐसे में अब ये जो 2019 का संशोधन हुआ, इस संशोधन के तहत क्या कहा गया कि 3 राष्ट्र के 6 धर्मों के अल्पसंख्यक लोग जो हैं उनको, यदि वो भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले से रह रहे हों तो वो अपनी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, टर्म को ध्यान समझिएगा, क्योंकि अभी इसमें हम लोग तर्क भी देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसकी आलोचना किस तरह से हुई है। मतलब इसमें आप देखेंगे सरकार पक्ष क्या दे रही है और प्लस विपक्ष इसकी आलोचना क्या कर रही है। तर्क के आधार पर हम लोग दोनों चीजों को देखेंगे। तो पहले प्रावधान क्या बात में है? 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम आया है, उसके तहत क्या किया जा रहा है? 3 राष्ट्र के 6 धर्मों के लोगों का भारत में जो 5 वर्ष से रह रहे हों उनको नागरिकता का प्रावधान उनके लिए ओपन किया गया है, खोला गया है। अब ये लोग आवेदन कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं आवेदन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से पहली बात ये समझिएगा कि जो भी 5 वर्ष से रह रहे हैं उन सभी को यहाँ पर नागरिकता मिले ऐसा जरूरी नहीं है। वो आवेदन करेंगे, उसके पश्चात सरकार क्या करेगा? उनका निरीक्षण करेगा और तत्पश्चात फिर अगर उसको सही लगता है तो नागरिकता प्रदान करेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इसमें इसकी आलोचना क्या है। आलोचना, तो आलोचना के रूप में पहली बात यहां पे ध्यान रखिएगा कि यहां पे कहा गया कि इस तरह से तो भारत में जो अवैध
प्रवासी हैं, जो 5 वर्ष से रह रहे हैं, उनको क्या है, नागरिकता बांटी जा रही है। ठीक। दूसरा तर्क क्या दिया गया कि भारत क्या है, एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और ऐसे में इन 6 धर्मों के अलावा मुस्लिम धर्म को या मुस्लिम धर्म के लोगों को नागरिकता न देना कहीं ना कहीं ये क्या है, पंथ निरपेक्षता के खिलाफ है। और इस पंथ निरपेक्षता के समर्थन में जो भारत में एक समता का अधिकार दिया गया है, क्या दिया गया है, आर्टिकल 14 और 15 समानता का अधिकार है कि नहीं है, कि हम जाति धर्म मूल वंश आदि के आधार पर क्या है, भेदभाव नहीं करेंगे। तो धर्म भी तो शब्द में है, लेकिन यहां पर क्या है, धार्मिक विभेद किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, मुस्लिम के साथ धार्मिक विभेद किया जा रहा है। इसके अलावा जो तीसरी बात कही गई वो क्या कहा गया कि भारत में तो ऑलरेडी जनसंख्या का दबाव है। भारत में तो वैसे भी क्या है, भारी जनसंख्या का दबाव है। ऐसे में इस पर क्या होगा, जनसंख्या का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सरकार ने अपना क्या पक्ष दिया, उसके बाद मूल्यांकन आप कर सकते हैं। तो सरकार का पक्ष, सरकार ने अपने पक्ष में क्या कहा, सरकार ने कहा कि जिन 6 धर्मों की बात हम लोग कर रहे हैं वो क्या है, अपने राष्ट्र में अल्प संख्यक हैं, वहीं मुस्लिम जो हैं वो क्या हैं, बहुसंख्यक हैं। और कभी भी अल्पसंख्यकों द्वारा बहुसंख्यक का शोषण नहीं होता है। हमेशा शोषण जो होता है वो किसका होता है, बहुसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यक का होता है। ठीक है। इसलिए यहां पर ये जो 6 धर्म के लोग हैं वो क्या है, शोषित हैं, उनके साथ उनके मानवीय हितों का संरक्षण नहीं किया गया है। अब इसी आधार पर इन्होंने दूसरा तर्क क्या दिया कि मानवीय संरक्षण अर्थात मानवतावाद। और एक तरफ आप क्या हैं, जो लोग भी मेंस वाला कर रहे हैं उसमें आपने आईआर देखा है ना, आईआर में आपने क्या देखा है कि भारत की विदेश नीति का एक हिस्सा भी है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, मानवतावाद पर विशेष बल देता है। तो इसके तहत ये क्या कर रहे हैं, जो लोग भी यहाँ पर उत्पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनको क्या किया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है, उनको संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है। और इसके तर्क में बताया कि जो आर्टिकल 14 और 15 है ये इसका उल्लंघन कतई नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि आर्टिकल 14 और 15 जो है वो भारत के नागरिकों में विभेद को निषेध करता है। भारत के जो नागरिक होंगे उनके बीच में किसी भी प्रकार के अगर विभेद किए जाएंगे तो उसकी मनाही करता है। जबकि हम जिन 6 धर्मों के लोगों की बात कर रहे हैं वो अभी फिलहाल भारत के नागरिक नहीं है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि सरकार ने अपना पक्ष जो है वो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार दे दिया, लेकिन मूल्यांकन की बात करें तो निसंदेह यहां पर 2 बातों पर विशेष ध्यान रखिएगा। मानवीय स्तर पे अगर हम लोग बात करें तो सही है कि उत्पीड़ित लोगों के लिए संरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। इससे आपके उदार हृदय और विश्वव्यापी जो वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना है वो एक तरह से क्या होती है, व्यवहार रूप में उतर करके आती है। लेकिन वहीं व्यवहार में जब आप उतर के आएंगे, क्योंकि ये सब बातें सिद्धांत में होती हैं, जब व्यवहार में आप उतर के आएंगे तो आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि भारत पर क्या है, भारी जनसंख्या का दबाव है। और ऐसे में अतिरिक्त जनसंख्या का भार कहीं ना कहीं भारत में प्रतिस्पर्धा और भारत के लोगों का जो मूल अधिकार था उसमें, मतलब एक होता है ना जो चीजों का आवंटन किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, हिस्सा बढ़ जाएगा।
पहले सबके हिस्से 1 रुपया आ रहा था, तो लोग बढ़ जाएंगे तो अब सबके हिस्से क्या 75 पैसा ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि हिस्सा तो कहीं ना कहीं बटेगा आपके, ठीक है, सारे संसाधनों का। तो ये एक समस्या रहेगी। वहीं दूसरे स्तर पर देखें तो कहीं ना कहीं सरकार को भी तो इसको अपने लाभ के रूप में लाना है। तो सरकार को क्या होगा, सरकार को वोट का फायदा होगा। मानवीय हितों के संरक्षण में जो मानव लोग आएंगे वो किसके समर्थन में जाएंगे, सरकार के समर्थन में जाएंगे। और एक बड़ी संख्या में जब नए नागरिकता को प्राप्त करके आएंगे और वो मतलब जो सरकार है उसको मतदान करेंगे, तो कहीं ना कहीं भविष्य के हिसाब से उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको मूल्यांकन जिस दृष्टिकोण से करना होगा उसकी तरफ आप झुकाव रख सकते हैं। एक तरफ तार्किक भी है, मानवतावाद की अवधारणा पर भी स्थित है, वहीं दूसरी तरफ क्या है, व्यवहारिक स्तर पे सरकार का अपना कुछ यहाँ पर जो स्वार्थ है वो निहितार्थ भी है। ठीक है, क्लियर है।